Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 14 for the course of Reinforced Concrete Design 1. This course is generally for BSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 14 and week number 14. So these are your reference text books for this course. इन books के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ reinforced concrete structure से relevant कोई और book available है तो उसको भी आप use कर सकते हैं. So in our today's class we are going to discuss two important topics. One is introduction to one-way slabs and then we will discuss about prismatic and non-prismatic sections के जो हमारे एक किस्म के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या यूनिफॉर्मली साइज मेंबर्स होते हैं उनको हम प्रिज्मेटिक मेंबर्स कंसीडर करते हैं. और समटाइम्स जो है हमारे पास जो मेंबर की डायमेंशंस हैं वो ट्रेपीजॉइडल फॉर्म के अंदर या वेरी कर जाती हैं, प्रिज्म से हटके हो जाती हैं, तो उन केसेस के अंदर हम नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर्स को कंसीडर करते हैं. वन वे स्लैब्स की इंट्रोडक्शन थ्योरी है, उसके बाद कुछ डिज़ाइन एग्जांपल्स हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म्स के अंदर, उनको हमने डिस्कस करना है डिटेल में. उसके बाद जो है आपका जो RCD2 है बेसिकली उसके अंदर जो है स्लैब्स का डिटेल के अंदर सारे मेथड्स वगैरह मजीद जो डबल डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड है या माइट भी अगर इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड है या कोफिशिएंट मेथड है उनको हमने बाद में वहाँ पे डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन वे स्लैब्स. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू वन वे स्लैब्स. अब वन वे स्लैब और टू वे स्लैब. वन वे स्लैब यानी कि ऐसा कोई स्लैब जो आपका एक डायरेक्शन के अंदर, यानी एक जो दो लेंथ होती है ना स्लैब की, एक लेंथ हो गई एक विड्थ हो गई, तो दोनों डायरेक्शंस में से किसी एक डायरेक्शन के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द लोड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हों और एक ही फॉर्म के अंदर वो डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन को जनरेट करे, तो उसी एक डायरेक्शन के अंदर डिफॉर्मेशन की वजह से उसको हम वन वे स्लैब कंसीडर करते हैं. अगर वो दोनों डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन जनरेट करता है तो उस मेंबर को हम टू वे स्लैब्स के तौर पे कंसीडर करते हैं और टू वे स्लैब के हिसाब से ही डिजाइन करते हैं. So first of all, structural concrete slabs are constructed to provide flat surfaces. जो आपके flat members होते हैं roofs form के अंदर या slabs form के अंदर, usually horizontal in building floors, roofs, bridges and other types of structures. That members basically are known as slabs. The slab may be supported by walls, by reinforced beams, usually caused monolithically with the slab, by structural steel beams, by columns or by the ground. के स्लैब्स जो हैं वो नॉर्मली हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं जो कि सपोर्टेड होते हैं वॉल्स के ऊपर भी, बीम्स के ऊपर भी, कॉलम्स के ऊपर भी, और मोनोलिथिकली जो है स्लैब्स को बनाई जाती हैं बीम्स के साथ या कॉलम्स के साथ या बीम्स के साथ. मेजॉरिटी के केस में कॉलम्स जो है वो ज़्यादातर थोड़ा सा उसका जो पोर्शन है ऊपर वाला वो स्लैब के साथ फिल होता है, बाकी जो रिमेनिंग कॉलम है वो आप एज अ इंडिपेंडेंट मेंबर उसको फिल करते हो. मोनोलिथिकली कहने का मकसद कि बीम्स और स्लैब्स जो हैं वो एक ही टाइम के ऊपर उनकी रीइंफोर्समेंट असेंबली और जो है आपकी कंक्रीटिंग वो एक ही टाइम के ऊपर की जाती है. So the depth of slab basically is very small as compared to the span. जो आपकी लेंथ और विड्थ है उसी हिसाब से जो स्लैब की थिकनेस है वो बहुत कम होती है. एंड स्ट्रक्चरल कंक्रीट के अंदर जो स्लैब्स हैं या स्ट्रक्चरल मेंबर्स के अंदर उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. नंबर वन इज द वन वे स्लैब्स. So if a slab is supported on two opposite sides only, it will bend or deflect in a direction perpendicular to the supported edges. यानी कि अगर आप स्लैब को वन डायरेक्शन के अंदर यानी कि टू अपोजिट वॉल्स के ऊपर आप सपोर्ट कराएं तो स्लैब आपका एक ही डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट या डिफॉर्मेशन जनरेट करेगा. सो दैट डिफॉर्मेशन विल बी कंसीडर, डिफॉर्मेशन वाज इन वन साइड सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वन वे स्लैब. So if a slab is supported on two opposite sides only, it will bend or deflect in a direction perpendicular to the supported edges. The structural action is one way and the loads are carried by the slabs in the deflected short direction. The slab will be considered as a वन वे स्लैब. जैसे आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि अगर हम स्लैब को दो अपोजिट साइड्स के ऊपर लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर अगर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर शॉर्टर स्पैन की तरह जो है वो जनरेट होगी, शॉर्टर स्पैन वाली साइड के ऊपर. सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वन वे स्लैब. अब सेकेंडली जो है समटाइम्स जो है स्लैब्स को अगर हम वन वे स्लैब लेकिन चारों तरफ से सपोर्टेड है, अगर फोर साइड से सपोर्टेड है और द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पैन टू द शॉर्ट स्पैन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन टू, मोस्ट ऑफ द लोड्स, अगर लॉन्गर और शॉर्टर स्पैन का जो
रेशो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है, तो इस केस के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि जो मेजॉरिटी लोड्स हैं अबाउट अराउंड 95% इज कैरिड बाय इन द शॉर्ट डायरेक्शन एंड वन वे एक्शन इज कंसीडर्ड फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो जब आपके चारों साइड से स्लैब सपोर्टेड थी तो आपके जो मेजॉरिटी लोड्स हैं वो किस साइड से कैरी किए जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो है वो हम लोडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करते हुए उस स्लैब को भी हम एज अ वन वे स्लैब डिजाइन करेंगे। So if the slab is made of reinforced concrete with no voids, then it is called a one-way solid slab। कि अगर आप स्लैब को reinforced concrete के साथ बनाते हो, RCC स्लैब बनाते हो without any void, so it will be considered as a one-way solid slab। यानी कोई ओपनिंग नहीं है छत के अंदर, एक सॉलिड प्लेट है, कंटिन्यूअस एक स्लैब आपने प्रोवाइड की है, so it will be considered as a वन वे सॉलिड स्लैब। जो आपको फिगर्स नीचे नजर आ रही हैं, यहाँ पे आप वन वे स्लैब की देख सकते हो, एक थिकनेस है, दूसरी हमारे पास स्पैन लेंथ्स हैं, बीम्स के ऊपर स्लैब रेस्ट कर रही है, और आपके पास जो क्रॉस सेक्शंस हैं, क्रॉस सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल स्लैब थिकनेस है उसको हम रीइंफोर्समेंट उसके अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इफेक्टिव डेप्थ हमारी किस तरह से डिसाइड होती है। इफेक्टिव डेप्थ हमेशा एक डिस्टेंस होता है जो कि सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट से लेकर टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं, और रीइंफोर्समेंट नंबर 4 की आपको नजर आ रही है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। ये डिफरेंट डायग्राम्स आपको वन वे स्लैब्स की नजर आ रही हैं कि अगर वन वे स्लैब 2 अपोजिट साइड से सपोर्टेड है, या वन वे स्लैब 4 साइड्स के ऊपर सपोर्टेड है, या वन वे स्लैब जो है बीम्स के ऊपर रेस्ट कर रही है विदाउट एनी ओपनिंग, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वन वे सॉलिड स्लैब। और रिमेनिंग जो है वो डायग्राम्स वगैरह आपको क्रॉस सेक्शंस के अंदर इन्फोर्समेंट वगैरह भी नजर आ रही हैं। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप है वन वे जॉइस्ट फ्लोर सिस्टम। वन वे जॉइस्ट फ्लोर सिस्टम के अंदर बेसिकली हम छोटे छोटे बीम्स प्रोवाइड करते हैं जिनको हम रिब्स कहते हैं। So this type of slab is also called as a ribbed slab. It consists of a floor slab usually 2 to 4 inches thickness। जिस इस स्लैब की जो थिकनेस है वो 2 to 4 इंचेस होती है, यानी 50 to 100 मिलीमीटर थिकनेस होती है, और सपोर्टेड होती हैं डिफरेंट जॉइस्ट से या रिब्स से। यानी कि पूरी स्लैब के अंदर आप छोटे छोटे रिब्स बीम प्रोवाइड कर देते हो, जिसकी वजह से तमाम जो लोड है वो रिब्स के जरिए से मेन बीम्स के ऊपर ट्रांसफर हो रहा होता है, और मेन बीम्स जो है वो लोड को कॉलम्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं, और कॉलम्स जो है वो फाउंडेशन के जरिए से सॉइल में ट्रांसमिट कर देता है। सो दीज रिब्स बेसिकली are usually tapered and are uniformly spaced at a distance that not exceed 30 inches। कि जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो अराउंड 30 इंच तक होता है, जिसको हम राउंड अबाउट करके आप 750 मिलीमीटर्स में भी कंसिडर कर सकते हो, और ये टेपर्ड फॉर्म के अंदर भी हो सकती हैं, और ये यूनिफॉर्मली शेप्ड या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर भी हो सकती हैं। सो दीज रिब्स आर supported on girders and rest on the columns। The spaces between the ribs may be formed using removable steel or fiberglass from the filler spans which may be used many times। आप कोई भी reinforcement वगैरह भी यूज कर सकते हैं। And in some ribbed slabs the spaces between the ribs may be filled with permanent fillers to provide the हॉरिजेंटल स्लैब के समटाइम्स जो है जैसे ऑडिटोरियम्स के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपकी स्लैब्स के दरमियान आप कोई परमानेंट फिलर्स यूज कर देते हैं, या कोई ओपनिंग लीव करने के लिए छोड़ने के लिए कोई एक हॉलो अंदर से जो है वो ओपन बनाने के लिए आप कोई भी एक परमानेंट जो है वो फॉर्म वर्क प्रोवाइड कर देते हैं, रेस्ट जब आप रिमूव करते हैं चीज़ों को तो वो हमारे पास एक गैप बच जाता है। यहाँ पे आप रिब्स देख सकते हैं कि रिब्स जो हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकती हैं, ट्रेपेजोइडल फॉर्म के अंदर भी हो सकती हैं, इनको हम रिब्स कहते हैं, रिब्स और जॉइस भी कहा जाता है। समटाइम्स जो हम फिलर्स भी यूज करते हैं, समटाइम्स जो है एज अ फॉर्म वर्क के तौर पे आप फिलर्स यूज कर देते हो, रिमेनिंग जब आप उसको हटा देते हैं तो सारी चीजें जो है वो एक ओपनिंग लेफ्ट रह जाती है स्लैब्स और रिब्स के दरमियान। तो ये हमारे पास जो है एक परमानेंट जो है वो फॉर्म वर्क और शटरिंग, इसके अलावा भी शटरिंग का अगर असेंबली आप बनाना चाहो तो अलग से भी बना सकते हैं। तो रिमेनिंग हमारे पास जो है एक जो विदाउट फिलर्स भी हैं, विद फिलर्स भी हैं, और दूसरा हमारे हम अपनी मर्जी से जो है वो फॉर्म वर्क वगैरह कोई भी यूज कर सकते हैं रिब्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। रिब्स हमारे रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, ट्रेपेजोइडल भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टू वे फ्लोर सिस्टम्स है। When a floor slab या when a slab is supported on 4 sides and the ratio of long span to the short side basically is less than 2, the slab will deflect in double curvature in both directions। यानी कि जब हम स्लैब की बात करते हैं कि अगर आपका लेंथ जो है स्लैब के जो रेशोज हैं, लॉन्गर साइड डिवाइडेड बाय शॉर्टर साइड का जो रेशो है, अगर वो 2 से ज़्यादा आता है या 2 या 2 से ज़्यादा आता है तो उस केस में हम एज अ वन वे स्लैब डिज़ाइन करेंगे। अगर 2 से कम है तो आपका जो स्लैब है वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर डिफ्लेक्ट या डिफॉर्म होगा, तो उस केस के अंदर हम स्लैब को एज अ
टू वे स्लैब कंसीडर करेंगे। सो द लोड कैरिड, लोड जो स्लैब का है कैरिड इन बोथ डायरेक्शंस टू द फोर बीम्स सराउंडेड द स्लैब। अदर टाइप्स ऑफ टू वे फ्लोर सिस्टम्स आर फ्लैट प्लेट फ्लोर्स, फ्लैट स्लैब्स एंड वाफल स्लैब्स। ये मजीद उसके टाइप्स हैं टू वे स्लैब्स के, टू वे फ्लोर सिस्टम्स के। So now we have a design of one way solid slabs. One way solid slabs के लिए design guidelines क्या हैं हमारे पास? If the concrete slabs cast in one uniform thickness without any type of voids, it can be referred to as a solid slab. Without any void आप slab को बनाते हो, any gap बनाते हो, तो it will be considered as a solid slab. If a one way slab, the ratio of length of the slab is to its width is greater than 2. जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर लॉन्गर लेंथ और शॉर्टर लेंथ का जो रेशियो है वो 2 से ज्यादा है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वन वे स्लैब। सो नियरली ऑल द लोडिंग इज ट्रांसफर्ड इन शॉर्ट डायरेक्शन एंड द स्लैब मे बी ट्रीटेड एज अ बीम। कि अगर आपका टू वे स्लैब है या टू डायरेक्शंस के अंदर आपका स्लैब जो है वो सपोर्टेड है और वन वे एक्शन डेवलप हो रहा है, तो उस केस के अंदर आपका मेजॉरिटी जो लोड्स हैं वो शॉर्ट डायरेक्शन के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। उसी हिसाब से हमने स्लैब को एज अ बीम भी ट्रीट कर सकते हैं। अ यूनिट स्ट्रिप usually 1 feet at right angles to the supporting girders is considered a rectangular beam। कि आप स्लैब को एक 1 feet strip के हिसाब से कंसीडर करके भी डिजाइन कर सकते हैं। The beam has a unit width with the depth equal to the thickness of the slab and the span length equal to the distance between the supports। कि जो आपका 1 feet strip है, जो आपने यूनिट एक डेप्थ कंसीडर की है, वो आपकी ओवरऑल स्लैब की डेप्थ के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। उसी हिसाब से हमने कंसीडर करना है और फर्दर जो है वो हमने एक बीम के हिसाब से डिजाइन करके जो लेंथ है बिटवीन द क्लियर लेंथ है बिटवीन द सपोर्ट्स वो हम कंसीडर करके डिजाइन कर रहे होते हैं। A one way slab thus consists of a series of rectangular beams placed side by side। के एक वन वे स्लैब जो है वो सीरीज ऑफ बीम्स की तरह ट्रीट की जाती है कि 1 फीट का स्ट्रिप आपने डिजाइन किया, आप उसको मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल लेंथ कर दो या वही बीम आप कंटिन्यूअसली प्लेस कर दो, ओवरऑल आपकी स्लैब जो है वो डिजाइन हो जाएगी। इन एडिशन टू मूवमेंट हमारे पास डायगोनल टेंशंस भी हैं, डेवलपमेंट लेंथ्स ऑफ बार्स भी कंसीडर करने हैं जिनको हम प्रॉपर तरीके से चेक भी करेंगे और कंडीशंस हमने अप्लाई करनी है कि मूवमेंट कोफिशिएंट्स जो हैं फॉर कंटीन्यूअस बीम्स एंड स्लैब्स जो कि फिगर्स के अंदर नीचे गिवन है उनके हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है कि मूवमेंट की कोफिशिएंट्स जो हैं वो किस तरह से हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो एक फॉलोइंग प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है कि नंबर 1 स्पैन्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली लॉन्गर स्पैन शुड बी less than equals to 1.2 of the shorter span। Loads are uniformly distributed। The ratio of live load to the dead load is less than or equal to 3। उसके बाद स्लैब्स के अंदर विद रेशियोज जो हम कंसीडर करते हैं less than or equal to 10 feet negative movement at all the face of the supports is 1/12 into WLN स्क्वायर। इस ये रेशो हमने यूज करना है ओवरऑल जो आपके मूवमेंट्स वगैरह नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट्स वगैरह कंसीडर करने के लिए एट द फेस ऑफ द सपोर्ट्स के ऊपर। उसके बाद अनरिस्ट्रेन्ड डिसकंटिन्यूअस एंड है, अगर एक ए एंड है लेट्स सपोज वो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी उसमें बरकरार है, तो कोफिशिएंट ऑफ इफ 0 एट ए एंड प्लस 1/11 एट बी पॉइंट। यानी कि जो आपकी मूवमेंट की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इन डिस्ट्रीब्यूशंस को हम किस तरह से कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन या डिसकंटिन्यूअस एंड के अंदर हमारी ए के ऊपर अगर एक सिंपली सपोर्टेड मेंबर था, वहां पे जैसे हम एक डायग्राम्स बनाते हैं सिंपली सपोर्टेड मेंबर्स के लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, तो सपोर्ट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो मैं अगर 0 शो करा रहा है, अगर आपके एंड सिंपली सपोर्टेड हैं तो वहाँ पे 0 मूवमेंट आती है, तो उस हिसाब से अगर जो इंटीरियर जोन है या वहाँ पे जो इंटीरियर सपोर्ट है तो वहाँ पे हम मूवमेंट को नेगेटिव किस तरह से कंसीडर करेंगे और पॉजिटिव किस तरह से कंसीडर करना है। इसी तरह से हम शेयर फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। फिर हमारे पास जो है टोटल अल्टीमेट फैक्टर्ड मूवमेंट, कोफिशिएंट मूवमेंट हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, इसके अंदर क्लियर स्पैन LN जो है वो किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, वो सारी चीजें हम डिजाइन एग्जाम्पल के अंदर मजीद क्लियरली आपको अंडरस्टूड हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट सपोज एक स्लैब के अंदर 2 स्पैन्स हैं, ऊपर आपको नजर आ रही है, और स्पैंड्रल बीम्स हैं, स्लैब स्पैंड्रल बीम के ऊपर लाई कर रही है। तो जो ए पॉइंट है वहां पे हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट -1/24 है, सेंटर के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट 1/14 है और इंटीरियर सपोर्ट के ऊपर हमारे पास -1/9 की नेगेटिव मूवमेंट है। इसी तरह से यही मूवमेंट्स आपकी सेकंड जो आपका स्पैन है उसी के लिए कंसीडर हो जाएगी। अगर आपकी स्लैब डायरेक्टली रेस्ट कर रही है कॉलम के ऊपर सेकंड केस के अंदर, तो आपका जो कॉलम के एंड के ऊपर जो आपकी स्लैब के अंदर नेगेटिव मूवमेंट है वो -1/16 और सेंट्रल स्पैन जो है स्लैब का वहां पे पॉजिटिव मूवमेंट +1/14 और आपके पास जो इंटीरियर सपोर्ट है वहां पे -1/9। इसी तरह से आप सेकंड को जो आपका जो सेकंड एंड है उसी तरह से आपने उसको सेकंड स्पैन के लिए कंसीडर करना है। इसी तरह से अगर आपकी स्लैब
एक कंटिन्यूस स्लैब है और रेस्ट कर रही है बीम के ऊपर, तो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन जो है -1/24 प्लस 1/14 सेंट्रल जोन, -1/10 इंटीरियर कॉलम, प्लस 1/16 इंटीरियर पैनल के लिए, उसके बाद -1/11 जो है वो इंटीरियर कॉलम के लिए, उसके बाद इसी तरह से प्लस 1/16 -1/11, और जितना आपका कंटिन्यूस स्पैन है उसी तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। अगर आपके स्पैन जो है वो 2 से ज़्यादा हैं और कॉलम के ऊपर स्लैब रेस्ट कर रहा है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन -1/16 नेगेटिव सपोर्ट के ऊपर, प्लस 1/14 -1/10 प्लस 1/16 -1/11 -1/11 प्लस 1/16 एंड -1/11, इसी तरह से आप हर स्पैन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। ये आपको तमाम चीज़ें जो हैं ये कोड की तरफ से ACI की तरफ से सजेस्टेड कोफिशिएंट्स हैं, इन कोफिशिएंट्स को हमने किस तरह से यूज़ करना है स्लैब्स के अंदर, और टाइप ऑफ स्लैब के हिसाब से हमने डिसाइड करना है कि ओवरऑल जो हमारे पास मूवमेंट स्लैब की थिकनेसेस वगैरह हैं उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, और मूवमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कोफिशिएंट को हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। ये मजीद आपको डिज़ाइन एग्जांपल्स के अंदर क्लियर हो जाएंगे। So these are design limitations according to ACI code. Number 1, we have to consider an imaginary 1 feet strip, and wide 1 feet strip को हम डिज़ाइन करेंगे एज अ बीम, और उसी को जो है वो स्लैब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद मिनिमम स्लैब थिकनेस जो है कि हम ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से डिसाइड करेंगे, आया हम नॉर्मल स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं या हम जो है वो रिब्ड स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं उसी हिसाब से। उसके बाद लोडिंग कंडीशंस हैं, अगर हमारी सिंपली सपोर्टेड स्पैन्स हैं, सॉलिड स्लैब्स हैं, तो हमारी जो थिकनेस है स्लैब की वो H इज इक्वल टू L/20 भी हम ले सकते हैं। रिब्ड स्लैब के केस में H इज इक्वल टू L/16। अगर हमारी स्लैब जो है वन एंड कंटिन्यूस है, सॉलिड स्लैब है, तो L/24, और रिब्ड के केस में हम L/18.5। अगर हम बोथ एंड कंटिन्यूस कंसीडर करते हैं तो L/28 स्लैब थिकनेस हो जाएगी, और रिब्ड के केस में L/21। फॉर कैंटिलीवर स्पैन सॉलिड स्लैब्स, अगर कैंटिलीवर स्पैन्स हैं तो L हमारी जो थिकनेस है वो L/10 कंसीडर होगी, और अगर हम ग्रेड जो है वो FY अदर देन 60 KSI यूज़ करते हैं तो हमारा जो फार्मूला है वो 0.4 प्लस 0.01 FY के हिसाब से जो है वो हमारी ओवरऑल यील्डिंग स्ट्रेस को हम कंसीडर करेंगे, उसी हिसाब से जो है वो मिनिमम स्लैब थिकनेस वगैरह भी डिसाइड की जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम डिफ्लेक्शंस को चेक करेंगे। उसके बाद जो है स्लैब की डेप्थ को नियरेस्ट टू 1/2 इंचेस हम कंसीडर करेंगे और चेक करेंगे। उसके बाद शीयर को अप्लाई किया जाएगा, और देन कंक्रीट कवर जो है वो हमने 20 मिलीमीटर या 3/4 इंचेस हमने कम से कम जो है वो प्रोवाइड करने हैं टू दो सरफेसेस विच आर एक्सपोज टू द वेदर और ग्राउंड। अगर सरफेसेस जो है वो वेदर और ग्राउंड के लिए हैं तो वहाँ पे हमारे पास कंडीशंस डिफरेंट है, नॉर्मली हम 20 मिलीमीटर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ जो है वो हमारी H जो D है वो हमारी हो जाएगी H माइनस 3/4 इंचेस, जो कंक्रीट कवर है, जो आपकी रिइंफोर्समेंट है उसके हाफ तक आप डिस्टेंस डिडक्ट कर दोगे। उसके बाद जो है स्लैब्स के अंदर यूनिफॉर्म थिकनेस प्रोवाइड होगी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिइंफोर्समेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पैन शैल नॉट बी लेस देन द रिक्वायर्ड फॉर द श्रिंकेज रिइंफोर्समेंट एंड टेम्परेचर रिइंफोर्समेंट। उस हिसाब से जो है वो श्रिंकेज और टेम्परेचर रिइंफोर्समेंट के लिए जो मिनिमम रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड है वो आपने प्रोवाइड करनी ही करनी है, अदरवाइज जो डिज़ाइन रेशो है वो हमारा मिनिमम रेशो से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद हम स्पेसिंग को फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम स्पेसिंग जो है वो 18 इंचेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रेट बार सिस्टम हम बॉटम और कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट के लिए हम किस तरह से स्लैब्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं। समटाइम्स जो है वो हम 2 लेयर्स के अंदर, समटाइम्स हम 1 लेयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इन एडिशन टू द मेन रिइंफोर्समेंट, स्टील बार्स एट राइट एंगल्स टू द मेन must be provided. This additional steel is called secondary distribution shrinkage और temperature reinforcement. Sometimes जो है वो हम इन reinforcements को भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और उन रीजन्स के अंदर जहाँ पे श्रिंकेज के चांसेस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मजीद हमारे पास reinforcement डिटेल्स हैं कि reinforcement हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए क्या हमारे पास कंडीशंस होती हैं। अगले पेज के ऊपर reinforcements की जो अरेंजमेंट है वो हमें गिवन है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। ये आपकी स्टील की ओवरऑल रिइंफोर्समेंट है कि जो श्रिंकेज बार्स हैं, मेन बार्स हैं, हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूस स्लैब्स के अंदर, और जो आपकी जो ओवरलैपिंग बार्स हैं, ओवरलैपिंग बार्स या आपकी इंक्लाइन जो बार्स हैं, बेंट अप बार्स, उनको आप किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, फिगर बी के अंदर ऑलरेडी शो कराया गया है। उसके बाद जो रिइंफोर्समेंट्स हैं उनकी हम जो एक लैप लेंस हैं या जो आपने ऊपर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड की है, ये बेसिकली आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फोर्समेंट को किस तरह से जनरेट कर रहा है, या जहाँ पे आप जब एक डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं कि जो मूवमेंट हमारी किस तरह से डायग्राम बनती है, उसी डायग्राम के हिसाब से समहाउ अगर एंड्स के ऊपर आपके पास नेगेटिव मूवमेंट है तो नेगेटिव मूवमेंट को ओवरकम करने के लिए हम टॉप साइड के ऊपर जो है वो
टॉप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और पॉजिटिव के लिए नॉर्मली जो है वो हम बॉटम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। उस हिसाब से जिस तरह से आपके पास जो एक डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मूवमेंट की बनती है, उस हिसाब से आप रिइंफोर्समेंट की अरेंजमेंट बनाते हो। So now we have a design example. Design a 12 feet simply supported slab to carry a uniformly dead load of excluding जो self weight है, dead load हमारे पास कितना है 120 pound per feet square का है, और यूनिफॉर्मली लाइव लोड जो है वो 100 psf का है। Concrete comparative strength we have to use 3 KSI and steel yielding strength we are using 60 KSI. Lambda is the type of concrete factor जो कि हमने 1 यूज करना है, और ACI कोड लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए हमने डिजाइन करना है। So first of all assume the slab thickness, और कंक्रीट की yielding strength हमारे पास जो है 60 KSI है। तो हम जो है मिनिमम स्लैब थिकनेस जो कंट्रोल डिफ्लेक्शन के लिए कंसीडर कर रहे हैं ACI की गाइडलाइंस के हिसाब से, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, कोई इसमें कंटिन्यूस या कोई इसमें जो है अदर गाइडलाइंस या क्राइटेरियाज की डिस्कशन नहीं हुई या ऐसी कोई बात नहीं की गई। तो जो आपके पास फार्मूलाज पीछे गिवन थे उसमें से हमने मिनिमम स्लैब थिकनेस के लिए जो फार्मूला चूज किया है H=12/20। L आपके पास 12 फीट है, 12 into 12 inch conversion divided by 20 we got 7 inches. So assume total depth of slab as 7 inches, और हम जो है एक इफेक्टिव डेप्थ जो कंसीडर कर रहे हैं जिसके अंदर हमने टोटल थिकनेस 7 इंचेस में से 3/4 इंच कवर और जो 0.25 इंचेस हमने हाफ ऑफ डाया कंसीडर करके अज्यूम किया कि लेट सपोज हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ जो है वो 6 इंचेस है, जिसको हम बाद में रियलाइज और जिसको हम बाद में चेक भी अप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हमने फैक्टर लोड कैलकुलेट करना है। फैक्टर लोड के लिए आपके पास डेड लोड और लाइव लोड दोनों गिवन है, लेकिन स्लैब का जो डेड वेट है अपना वो हमें गिवन नहीं है। अब आपके पास स्लैब की थिकनेस 7 इंचेस आ गई है, तो 7/12 इंटू 150 बेसिकली इज डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इन पाउंड पर फीट क्यूब। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेटेड वेट ऑफ स्लैब आया वो हमारे पास 87.5 psf आ गया। So factor load is equals to 1.2 into dead load plus 1.6 into live load, जो कि हमारे पास 409 psf आ गया। So अगर हम 1 फीट विड्थ ऑफ स्लैब के लिए डिजाइन करते हैं तो अल्टीमेट फैक्टर्ड मोमेंट हमारे पास क्या आ जाती है, W फैक्टर लोड into L स्क्वायर ओवर आर लेंथ स्क्वायर डिवाइड बाय 8, जो कि हम सिंपली सपोर्टेड के केस में फार्मूला अप्लाई करते हैं WL स्क्वायर बाय 8। तो हमारे पास जो पर फीट की इंटेंसिटी के हिसाब से जो मोमेंट जनरेट हुई वो 7.362 की फिट आ गई। So now calculate area of steel. एरिया ऑफ स्टील के लिए हमारे पास टोटल फैक्टर्ड मूवमेंट 7.362 की फिट था, और जिसके अंदर हम बी हमारे पास जो है एक 1 फीट स्ट्रिप जो हमने अज्यूम की थी वो 12 इंचेस बी हमारे पास है, और इफेक्टिव डेप्थ आपके पास 6 इंचेस है। तो आर यू हमारे पास क्या आ जाता है, रीइंफोर्समेंट रेशियो इज इक्वल टू अल्टीमेट फैक्टर्ड मूवमेंट डिवाइडेड बाय बीडी स्क्वायर। आपके पास आ जाता है रेशियो आर यू का 205 psi। अब आर यू की वैल्यू से आप एक टेबल को यूज करके रो निकाल सकते हैं स्टील रीइंफोर्समेंट रेशियो, जो कि यहाँ पे हमने 0.0040 लिया है, और बी आपके पास 12 इंचेस है, डी आपके पास 6 इंचेस है, जो कि एरिया ऑफ स्टील आपके पास आ जाता है 0.28 इंच स्क्वायर। अब रो हमने 0.0040 कैसे लिया वो आपको अगली स्लाइड के ऊपर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका आर यू वैल्यूज से स्टील रेशियो निकालने का जो टेबल है वो ACI की तरफ से गिवन है, जिसके अंदर आप अगर कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 3 KSI और स्टील यील्डिंग स्ट्रेंथ आपके पास 60 KSI के डिफरेंट स्टील के स्टील्स हैं और स्टील के स्ट्रेंथ्स हैं, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि स्टील का रेशियो कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे केस में 3000 psi कंक्रीट थी और FY जो है वो 60 KSI था, तो RU हमारे पास जो वैल्यू थी वो अराउंड 208 के आसपास थी। तो यहाँ पे अगर 60 KSI के अंदर RU वैल्यू देखो जो हमारे पास 206 है, तो वहाँ पे स्टील का रेशो जो आ रहा है वो 0.4% यानी 0.004 जो है वो स्टील का रेशो आया था। तो हमने ये रेशो अप्लाई किया था हमारे कैलकुलेशंस के लिए, जिससे एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू रो इनटू BD 0.004 इंटू बी हमारे पास 12 इंचेस, डी हमारे पास 6 इंचेस, जिससे एरिया ऑफ स्टील हमारा आ गया था 0.28 इंच स्क्वायर। इसी तरह से ये RU का दूसरा टेबल है जिसके अंदर कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 4000 psi है। अगर आपके पास कंक्रीट की 4000 स्ट्रेंथ है और डिफरेंट स्टील की जो ग्रेड्स हैं, तो RU अगर आप जो है वो वैल्यू यहां से यूज करके स्टील का रेशो निकाल सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं कि एरिया ऑफ स्टील हमने निकाला अल्टीमेट फैक्टर्ड मूवमेंट से। एरिया ऑफ स्टील हमारा आया था 0.004 इंटू 12 इंटू 6, जो कि एरिया ऑफ स्टील 0.28 इंच स्क्वायर आया, जिसके लिए हमने बार चूज की कि लेट सपोज वी आर यूजिंग नंबर 4 बार। एक बार का एरिया होता है 0.2
2 इंच स्क्वायर। सो स्पेसिंग हमारी क्या हो जाती है, स्पेसिंग इज इक्वल टू 12 इंटू एरिया ऑफ बार डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील, जो कि आपकी स्पेसिंग आ गई 8.6 इंचेस। तो एक्चुअल डेप्थ हम चेक करते हैं कि एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू h टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब माइनस 3/4 इंचेस कवर माइनस 4/16, क्योंकि हाफ ऑफ डाया होता है, नंबर 4 की बार है, तो 4/8 आपका हो जाता है डाया ऑफ बार इन इंचेस, उसका हाफ लेना है तो 4/8 डिवाइड बाय 2 तो 4/16 आ जाता है, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास आई वो 6 इंचेस, जो कि हमने अज्यूम की थी जो डेप्थ उसके ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज आ गई। सो लेट द स्पेसिंग बी डिसाइड, स्पेसिंग हमारे पास डिजाइन 8.6 इंचेस आई थी, हमने उसको 8 इंचेस करके कंसीडर किया, और एरिया ऑफ स्टील जो है 0.28 को हमने इंक्रीज करके 0.3 इंचेस स्क्वायर कंसीडर कर लिया। उसके बाद हम चेक अप्लाई करते हैं मूवमेंट कैपेसिटी के लिए एट द फाइनल सेक्शन। सो ए बेसिकली इज अ रेशो ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, जो हम स्ट्रेस ब्लॉक की डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, जो कि आपको मैडम हाजरा ने ड्यूरिंग लैब आपको बीम्स पढ़ाए हैं, तो बीम्स के अंदर जो है ये सारी चीज़ें आपको आई होप के एक्सप्लेन कर दी होंगी ऑलरेडी। सो ए जो है स्ट्रेस ब्लॉक इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील इनटू एफ वाई डिवाइड बाय 0.85 एफ सी डैश इनटू बी, जो कि हमारे पास एरिया ऑफ स्टील जो है 0.3 था, ग्रेड 60 है, डिवाइड बाय 0.85 एफ सी डैश जो है वो 3000 psi, जिसको हमने 3 कंसीडर किया KSI में, इनटू 12 इज द ब्रेथ, जो कि हमने 1 फीट अज्यूम की थी उसके लिए। तो ए हमारे पास आ गया 0.59 इंच। सो नॉमिनल मूवमेंट हम कैलकुलेट करते हैं इज इक्वल टू फाई एरिया ऑफ स्टील एफ वाई इंटू डी माइनस ए बाई 2, जो कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है टोटल 92.42 के पिंच, जिसको हमने जब कन्वर्ट किया कि फिट में तो 7.7 आ गई, और 7.7 जो है वो नॉमिनल मूवमेंट है, जो कि अगेन ज़्यादा है फैक्टर्ड मूवमेंट से जो 7.362 फिट था। तो यहाँ पे हमारे पास जो मूवमेंट्स हैं वो भी सेटिस्फैक्ट्री आ रहे हैं। तो हम उसके बाद कैलकुलेट करते हैं श्रिंकेज की मिनिमम स्टील के लिए रो मिनिमम जो है वो 0.0018 कंसीडर होता है, जिससे हमारा एरिया ऑफ स्टील जो है वो आया 0.1512 इंच स्क्वायर, जो हमने प्रोवाइड किया है वो 0.3 इंच स्क्वायर था। तो मिनिमम से जो है वो हमारा डिजाइन एरिया ऑफ स्टील ज्यादा है, तो इस केस में हम भी सुटेबल जो है वो सेफली मूव कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास श्रिंकेज की जो सेकेंडरी इन्फोर्समेंट आई, उसको हमने चेक अप्लाई किया एरिया ऑफ बार कंसीडर करके, उसकी जो नंबर ऑफ बार चूज किया, उसके लिए स्पेसिंग फाइंड आउट की। तो टोटल हमारे पास जो स्पेसिंग आई वो 15 इंचेस आई, और नंबर बार हमने प्रोवाइड करना है, जिसको हमने राउंड अबाउट एरिया ऑफ बार जो है 0.2 इंच स्क्वायर के हिसाब से कंसीडर करके प्रोवाइड किया। So now we are going to check the shear reinforcement requirement. So VU at a distance d from the support is, जो आपके पास अल्टीमेट शेयर है जो सपोर्ट डिस्टेंस से कितना जनरेट हो रही है, वो हमारे पास कितना आया 0.409 इंटू 12/2, जो कि हमारे पास अगेन सेक्शन का हाफ हमने कंसीडर किया, -6 इंच जो कि स्लैब की थिकनेस है। तो हमारे पास टोटल जो शेयर आया एट सपोर्ट के ऊपर, सिंपली सपोर्टेड के केस में WL/2 जो हम कंसीडर कर रहे होते हैं नॉर्मली, तो वो हमारे पास आ गया 2.25 के। तो यहाँ पे हमारे पास 5 EC जो शेयर कंप्लीट की वजह से जो एक्ट कर रहा होता है, 5 इंटू 2 टाइम्स लैम्डा अंडर FC डैश इंटू BD, जो कि हमारे पास आया 5.9, यानी जो रिक्वायर्ड शेयर है वो 2.25 के है, और जो कंक्रीट हमने प्रोवाइड किया है, जो सेक्शन हमने प्रोवाइड किया है वो हमारा 5.9 तक रेजिस्ट कर सकता है, यानी शेयर जो है उस केस के अंदर भी हम सेफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद जो शेयर की वैल्यू आई टोटल सेक्शन की, उसको जब हमने हाफ कंसीडर किया, क्योंकि एक सपोर्ट के ऊपर आपके पास हाफ शेयर होती है, दूसरे सपोर्ट के ऊपर अदर हाफ होता है, तो उस हाफ हमने कंसीडर किया, तो टोटल हमारे पास 2.95 आ गया, जो कि फैक्टर्ड शेयर से या अल्टीमेट शेयर से ऑलरेडी वैल्यू ज्यादा है। तो उस केस के अंदर हमारा जो शेयर है वो भी एक सेफ साइड के ऊपर है। तो उसके बाद हमने फाइनल जो सेक्शन चूज किया, h इक्वल्स टू 7 इंचेस, मेन बार जो है वो नंबर 4 के हैं, स्पेस एट 8 इंचेस आपने प्रोवाइड करने हैं, और सेकेंडरी बार जो है वो नंबर 4 बार आपने प्रोवाइड करनी है, जो कि नंबर 4 की, और स्पेस जो है उससे 15 इंचेस के ऊपर आपने प्रोवाइड करना है। So that's all for the design in one way slab के केस के अंदर। So इसके अंदर मजीद आप जो है वो अच्छे तरीके से इसको देख लें, अगर कोई चीज़ कंफ्यूज करती है तो उसको मजीद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। So now we have another topic that is prismatic and non-prismatic sections। इसको हम मजीद डिटेल में देखते हैं कि prismatic and non-prismatic sections क्या होते हैं, इनके दरमियान क्या फ़र्क होता है। So prismatic and non-prismatic sections के अंदर अगर हम prismatic beam की बात करें, so if a beam having a same cross section throughout its entire length, कि बीम की जो भी लेंथ है एक एज से लेके दूसरे एंड तक, तो उसकी अगर एक यूनिफॉर्मली लेंथ है, चाहे आप उसको कहीं पे भी सेक्शन कट करो तो एक ही यूनिफॉर्मली लेंथ उसकी मूव कर रही है, तो उस बीम को या उस मेंबर को बेसिकली हम प्रिज्मेटिक सेक्शन कंसीडर करते हैं। जैसे आपके पास
एक ही बी है और एक ही ओवरऑल डेप्थ है। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो sections काटे हुए हैं। So at all the sections the beam has similar dimensions, so it will be considered as a prismatic section या prismatic beam। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रिज्मेटिक बीम के अंदर एक बीम जिसकी थ्रू आउट लेंथ या थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन सेम है, तो उस मेंबर को हम जो है वो प्रिज्मेटिक बीम कंसीडर करते हैं। तो इसी तरह से जो नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन है उसकी बीम की जो लेंथ है वो वेरी कर रही होती है थ्रू आउट द सेक्शन, या आपका हाफ मेंबर जो है वो एक सेक्शन का है, हाफ मेंबर दूसरे सेक्शन का है, या मेंबर पूरा ट्रेपिजॉइडल है, तो उस केस के अंदर आपकी जो बी है वो डिफरेंट है, B2 डिफरेंट है, D1 डिफरेंट है, D2 डिफरेंट है। तो ये हमारे पास ऑल सेक्शंस द बीम हैज डिफरेंट सेक्शंस एंड डिफरेंट डायमेंशंस जो कि हमने डिस्कस किया। तो इन मेंबर्स को बेसिकली हम क्या कंसीडर करते हैं, एज अ नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शंस कंसीडर करते हैं। So now we have analysis of a prismatic beam. A wooden beam is used to support a point load of 1400 pound. The beam will made of two pieces of standard lumber, 2x4 and 2x6 and 2x8 or 2x10 as shown in the detail जो कि आपको नीचे नजर आ रही हैं। Assuming that the actual dimensions for the lumber are all 0.5 inches smaller, i.e. 2x4 has actual dimensions of 1.5 inches by 3.5 inches. What's the smallest lumber you can use if the allowable normal stress is 2 kSI? ये आपको बीम की एक लेंथ नजर आ रही है जिसके ऊपर 1400 पाउंड का जो है वो लोड अप्लाई हो रहा है। 6 फीट एक लेंथ है, 3 फीट दूसरी लेंथ है। आपके पास डिफरेंट जो है वो वुडन पीसेज हैं, उनको आपने कंबाइन करके जो है एक बीम बनाना है जिसकी 9 फीट लेंथ है ओवरऑल, और हमने इसके अंदर जो है वो मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जिसके अंदर आपकी नॉर्मल स्ट्रेसेस जो है वो 2 kSI हैं। तो ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड मेंबर्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, और अलोएबल नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास 2 kSI थी। इसी हिसाब से हमने रिएक्शंस फाइंड आउट किए, जो कि रिएक्शन ए पॉइंट लेफ्ट हैंड के ऊपर हमारे पास जो रिएक्शन आया वो 466.7 पाउंड का आ गया, और जो हमारे पास मैक्सिमम आरबी के ऊपर जो रिएक्शन आया वो हमारे पास, जिसको हम मैक्सिमम शेयर फोर्स भी कंसीडर कर रहे हैं, 933.3 पाउंड का, ये हमारे पास दोनों फोर्सेस आ गए, जिसको हमने सिंपली जो है वो हमारे पास जो फोर्सेस डायग्राम थी या आपके पास सिंपली सपोर्टेड मेंबर है उसका रिएक्शंस किस तरह से फाइंड आउट करते हो वो हमने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद हमने बेंडिंग फोर्स और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम्स बना ली जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड मेंबर था। उस हिसाब से फाइंड द स्मॉलेस्ट लंबर फॉर द बीम, 2x4, 2x6, 2x8 और 2x10 के जो हमारे पास लंबर्स थे उनमें से हमने स्मॉलेस्ट जो एक ओवरऑल सेक्शन मॉड्यूलस वगैरह फाइंड आउट करके डिसाइड करना था कि स्ट्रेसेस जो हैं वो मिनिमम या मैक्सिमम कितनी एक्ट कर रही हैं। आर ए हमारे पास रिएक्शन जो था वो 466.7 पाउंड था, और मैक्सिमम शेयर हमारे पास 933.3 पाउंड आया। मैक्सिमम मूवमेंट हमने जो डायग्राम के अंदर ड्राफ्ट की या फाइंड आउट की वो हमारे पास 2800 पाउंड फिट आ गई। द रिक्वायर्ड सेक्शन मॉड्यूलस बेसिकली इज इक्वल्स टू मैक्सिमम मूवमेंट डिवाइड बाय अलोएबल स्ट्रेसेस, जो अलोएबल स्ट्रेसेस हमें 2 kSI की क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, हमने रेशियो निकाला, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 16.8 इंच क्यूब। अब यहाँ पे जो 2800 है वो पाउंड फिट के अंदर है, और 2000 जो है वो KSI के अंदर था, या 2 KSI था कि इंच के अंदर को आपने वैल्यूज़ को यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, तो सेक्शन मॉडुलस हमारे पास 16.8 इंच क्यूब की वैल्यू आ गई। तो वो था थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शंस। उसके अंदर भी मजीद डिटेल्स जो हैं वो रहती हैं, वो आप लोगों के असाइनमेंट के तौर पे आपने कवर करनी है। जो मेन मोटी चीज़ें थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। So in assignment you have 3 questions. Two questions basically. Number 1 question is from the slabs, जिसके अंदर आपने एक्सप्लेन करनी है डिज़ाइन गाइडलाइंस फॉर वन वे सॉलिड स्लैब्स। उसके बाद डिज़ाइन लिमिटेशंस बतानी है फॉर वन वे स्लैब्स अकॉर्डिंग टू ACI कोड। ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये स्लाइड के अंदर ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेंड हैं, वहाँ से भी और बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। जो प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शंस हैं वो आपको ज़्यादातर जो है वो इंटरनेट से या किसी किताबों वगैरह से सर्च करना पड़ेगा। जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर तो बिल्कुल एक बेसिक ब्रीफली बैकग्राउंड है। टाइम हमारे पास कम है, और जो है वो मज़ीद जो आपके टोटल लेक्चर्स हैं वो भी अराउंड 15 तक सुनने में आ रहा है कि डिज़ाइंड है। तो इस वजह से जो प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शंस हैं वो ज़्यादातर आपने असाइनमेंट के तौर पे कवर करना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शंस, इनको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करें असाइनमेंट पे। एंड व्हाट आर द डिज़ाइन गाइडलाइंस सजेस्टेड फॉर द डिज़ाइन ऑफ नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शंस, उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्टोरी थी आज के लेक्चर की। जो हमारा अपकमिंग वीक है उसके अंदर इंशाल्लाह जो है डिफ्लेक्शंस और क्रैकिंग वगैरह को हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।